गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए हम लोग सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्त पालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, लुकस पेसियोली। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक लेन देन नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यापारी के लिए फर्नीचर खरीदना, परचेज फर्नीचर टू ₹10,000 फॉर बिजनेस, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सेकेंड, इसको ध्यान रखेंगे आप। सेकेंड है पेड फॉर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सेकेंड, पेड सन्स फी फ्रॉम हेयर पर्सनल बैंक अकाउंट्स, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? पेड सन्स फी फ्रॉम द बिजनेस 2000, ये हम लोग का नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि नोट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? तो देखिए, परचेज फर्नीचर टू 10,000 फॉर बिजनेस, ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। हम जो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए ख़रीद रहे हैं, तो ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड होगा। सेकेंड था कि पेड सैलरी कर रहे एम्प्लॉय को, तो ये भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड होगा। सेकेंड है, थर्ड था कि पेड सन्स फी फ्रॉम हेयर पर्सनल बैंक अकाउंट, यानी कि सन का फी पेमेंट किया जा रहा है बट पर्सनल अकाउंट से पेमेंट किया जा रहा है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन में ऐड नहीं होगा। बट डी नंबर जो है पेड सन्स फी फ्रॉम बिजनेस अकाउंट से, ठीक है। देखिए, पेड सन्स फी फ्रॉम द बिजनेस, यानी कि 2,000 रुपये पेमेंट किया जा रहा है, सन का फ़ी वो बिजनेस अकाउंट से किया जा रहा है, यानी ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये बिजनेस के अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। चलिए, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ एन इंटेंजिबल एसेट इज़ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स है? तो सभी हो जाएंगे। गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट है। ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडमार्क, ये भी इंटेंजिबल एसेट है। पैटेंट्स ये भी इंटेंजिबल एसेट है। ऑल ऑफ दिस, ये सभी। फुल नेम ऑफ GAAP इज़, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ये, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी। सेकेंड है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो ये ध्यान रखिएगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्यवसायिक अनिश्चित काल तक कार्य करता रहेगा, यह अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट या क्या है? जो बिजनेस जो है अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 6 नंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज ऑन, लेखांकन मानक 6 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर, लेखांकन मानक किसके लिए अनिवार्य है? तो कंपनी के लिए अनिवार्य है, पार्टनरशिप के लिए अनिवार्य नहीं होता, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी नहीं होता, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भी नहीं होता। तो लेखांकन मानक किसके लिए अनिवार्य है? तो कंपनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट एट लीस्ट अकाउंट, यानी प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन कम से कम कितने खातों को प्रभावित करती है? तो जानते हैं 2 खातों को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी,
एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। कोई भी इवेंट होता है तो एक डेबिट इफेक्ट होता है, दूसरा क्रेडिट इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी कॉलम्स आर मेड विल बी प्रिपेयर अ जर्नल, यानी जर्नल तैयार करते समय उसमें कितने खाने बनाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है और 5 होता है। पहला क्या होगा, पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा LF लेजर फॉलो, और 4 डेबिट और 5 क्रेडिट। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कैश अकाउंट इज, आप इसका कमेंट में बताएंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ दिस। तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। इसका सही जवाब कौन होगा, रियल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है। नेक्स्ट है GST, GST कौन सा अकाउंट, सॉरी GST स्टैंड फॉर, GST का अर्थ क्या होता है, आप जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नॉन एज, खाता के बाएं पक्ष को कहा जाता है। आप किसी भी अकाउंट को बनाएंगे तो जो लेफ्ट साइड का अकाउंट होता है उसे हम लोग डेबिट के नाम से जानते हैं और क्रेडिट को क्रेडिट साइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो डेबिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क्स करेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13, इसको स्टार करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13, 90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आते एग्जाम में। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा अकाउंट है, फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स और नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये होगा, पर्सनल अकाउंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आइए, द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द स्पेशल सब्सिडरी बुक आर रिकॉर्डेड इन, क्वेश्चन क्या है कहा, वे लेन देन जो किसी भी विषय सहायक बहियों में नहीं लिखे जाते हैं, वे लिखे जाते हैं तो कहाँ लिखे जाते हैं, तो जर्नल प्रॉपर अकाउंट में लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी जो सब्सिडरी अकाउंट में नहीं लिखे जाते हैं तो किस अकाउंट में लिखे जाते हैं, तो जर्नल प्रॉपर अकाउंट में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे सब्सिडरी अकाउंट का कौन कौन सा अकाउंट है, परचेज बुक ये सब्सिडरी अकाउंट है, कैश बुक सब्सिडरी अकाउंट है, सेल्स बुक ये सब्सिडरी अकाउंट है। तो इसके अलावा अगर वे लेन देन किसी भी विषय सहायक बहियों में नहीं लिखे जाते, यानी सब्सिडरी अकाउंट में नहीं लिखे जाते, वे लिखे जाते हैं, कहाँ लिखे जाते हैं, तो जर्नल प्रॉपर अकाउंट्स में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा, कस्टमर्स ऑफ बैंक या बैंक या क्रेडिटर या नन ऑफ दिस, बैंक के ग्राहक द्वारा या बैंक द्वारा या लेनदार द्वारा, तो बैंक के ग्राहक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ए ट्राई बैलेंस इज अ, तलपट है, क्या है तलपट, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, शेड्यूल ऑफ बैलेंस है। तो देखिए ट्राई बैलेंस ना पर्सनल अकाउंट है, ना रियल अकाउंट है, ना नॉमिनल अकाउंट है, तो ऑप्शन नंबर डी शेड्यूल ऑफ बैलेंस। ट्राई बैलेंस में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, किस आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, तो जो लेजर में हम लोग बैलेंस BD आता है, बैलेंस आता है BD, उस बैलेंस BD को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं किस अकाउंट में, ट्राई बैलेंस पे, इसीलिए इसका नाम है शेड्यूल ऑफ बैलेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ ट्रांजेक्शन इज टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स इट इज कॉल्ड, अगर कोई लेन देन खतौनी करने के समय पूर्ण रूप से छूट जाए तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं,
अगर कोई लेन देन खतौनी करने के समय पूर्ण रूप से छूट जाए तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल या एरर ऑफ रिकॉर्डिंग या एरर ऑफ ओमिशन। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, एरर ऑफ ओमिशन, लोप अशुद्धि। देखिए मतलब जब जिस समय हम रिकॉर्ड करें उसमें कोई छूट गया, लूप हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं, लोप अशुद्धि कहते हैं। ना हमें डेबिट क्रेडिट का कोई मतलब प्रिंसिपल में कोई गलत हुआ है, अगर डेबिट और क्रेडिट प्रिंसिपल में कोई रूल्स से अकॉर्डिंग अगर हम गलत करते तो ये मेरा किस तरह का त्रुटि होगा, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। एरर ऑफ नेक्स्ट कोई दूसरा गलती करते तो एरर ऑफ ओमिशन होता। बट यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग करते वक्त छोड़ देते हैं, छूट जाता है, तो एरर ऑफ ओमिशन कहेंगे, लोप अशुद्धि। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड मतलब सस्पेंस अकाउंट कब क्रिएट होता है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से पहले, तलपट से पहले, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, तलपट के बाद, या फिर आफ्टर फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बाद। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करता है। और ये कब क्रिएट होता है, एक तरह से आप बात कर सकते हैं। तो देखते होंगे जब ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते तो वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में कोई डिफर अमाउंट आता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं और आगे फिर एक सस्पेंस अकाउंट तैयार करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, क्वेश्चन 19 है। आइए, कर आर टू मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग, टू मेथड ऑफ, वन सेकेंड, हाँ चलिए नेक्स्ट है, हाँ क्वेश्चन 19, टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस आर। दो मेथड बताइए ट्रायल बैलेंस बनाने का। तो हम लोग पढ़ें तो क्या है, दो मेथड कौन कौन सा है, पहला एक टोटल मेथड, दूसरा है बैलेंस मेथड, या बैलेंस मेथड और टोटल मेथड, दो मेथड है। तो पहला कौन सा मेथड है, ये ऑप्शन नंबर ए में है फाइनल मेथड और टोटल मेथड, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है टोटल मेथड एंड नॉर्मल मेथड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बैलेंस मेथड एंड फिनेंशियल मेथड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, ट्रायल बैलेंस का ट्रायल बैलेंस बनाने का दो मेथड कौन कौन सा है, तो बैलेंस मेथड और टोटल मेथड। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो एक लेजर तैयार होता है, तो जो बैलेंस अमाउंट होती है लेजर्स का, सभी अकाउंट का, तो उस बैलेंस को लिखकर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। या फिर एक जो मेथड है टोटल मेथड, लेजर का डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करके और उस टोटल अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट में जाकर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं। यानी दो मेथड हो गया, पहला टोटल करके और दूसरा है बैलेंस के तरीके से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, डेप्रिसिएशन इज अ ह्रास है, क्या है, एक्सपेंसेस है या प्रोविजन है या इनकम है या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोविजन है। डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन है, ना कि एक्सपेंसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्ट्राइट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। सरल रेखा विधि से ह्रास की गणना की जाती है। देखिए स्ट्राइट लाइन मेथड को हम लोग तीन मेथड के नाम से जानते हैं, याद रखें। कभी कभी स्ट्राइट लाइन मेथड के जगह पे, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं स्ट्राइट लाइन मेथड को SLM। SLM को हम लोग दो मेथड और नाम जानते हैं, क्या क्या है, एक है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और एक हो जाएगा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बता रहा है, कर सरल रेखा विधि से ह्रास की गणना की जाती है। तो किया जाता है किस वैल्यू पर किया जाता है, ओपनिंग बैलेंस पर, क्लोजिंग बैलेंस पर, या ओरिजिनल कॉस्ट पर, या फिर मार्केट वैल्यू पर। तो किस पर हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी, चलिए बताइए। इसका आंसर सी ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पर
डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। चाहे डीबीएम मेथड हो चाहे एसएलएम मेथड हो, कोई सा भी मेथड हो, एसेट का डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर हमेशा चार्ज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 1 अप्रैल 2012 अ मशीन वाज परचेज। अच्छा देखिए, एक मशीन को परचेज किया गया है कब? 1 अप्रैल 2012 को। कितना में? 50,000 में। डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर ईयर। व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज एज डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2012। बताइए कि जब कोई मशीन को 1 अप्रैल 2012 को 50,000 में खरीदा गया और इसका क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2012, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2012 तक आपने यूज़ किया एसेट का, कितना यूज़ किया, यानी कितना उस पर डेप्रिसिएट हुआ, कितना वैल्यू घटा, ठीक है। 1 अप्रैल 2012 को फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन परचेज किया, इसका आप यूज़ किए 31 दिसंबर 2012 तक, तो कितना आप यूज़ किए, कितना वैल्यू में डेप्रिसिएट हुआ, घटा कितना वैल्यू, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। कितना % से घट रहा है? तो 10% घट रहा है। फाइंड आउट करिए। देखिए 50,000 का कितना मंथ हो रहा है, ये आप देखिए 50,000 कॉस्ट है, कितना मंथ होता है? अप्रैल से लेकर दिसंबर के लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीना टोटल है, ठीक है। 10% ये डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। और 9/12, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 चौक 12, ये 2 जीरो कट गया, 1 2 जीरो यहाँ से कट गया, ठीक है। और कहीं से कटेगा तो ये 4 से काटिए, ये 4 और यहाँ से काटिए, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, ये हो गया, और ये हो गया, और 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 यहाँ पे रह गया और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए ये 0 आ जाएगा यहाँ पे और 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? गुना करिए, 0, 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, ठीक है। और 3 एकम 3, कितना गया? 3,750, 3,750 हो गया, ठीक है। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3,750, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। स्पेसिफिक रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर, यानी स्पेसिफिक रिजर्व का क्रिएशन क्यों किया जाता है, किस पर्पस के लिए? तो किस पर्पस के लिए? तो ऑप्शन नंबर ये, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। किसी भी रिजर्व का क्रिएट, या किसी भी रिजर्व बोलिए या फिर फंड बोलिए, किसी भी फंड या रिजर्व का क्रिएशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है। ना कि जनरल पर्पस के लिए, ना सीक्रेट पर्पस के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 24। जर्नल एंट्री फॉर परचेजिंग अ मशीन वर्थ 50,000 फॉर कैश। चलिए इसको एंट्री हम लोग बना लेते हैं, देखते कौन सा एंट्री होगा। ऐसे जब हम लोग एंट्री बनाएंगे, परचेज मशीन किया गया है कितना में? 50,000 और 4 कैश नगद, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कौन सा ऑप्शन है? डी। देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ना पर। देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत है बना हुआ, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी डी गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, ह्रास लगाया जाता है, ह्रास लगाया जाता है किस वैल्यू पर? करेंट एसेट पर, या फिक्स एसेट पर, या इंटेंजिबल एसेट पर, या करंट लायबिलिटी पर? तो किस एसेट पर? तो फिक्स एसेट पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 26। द पर्सन हु ड्रॉव्स द बिल इज कॉल्ड, जो व्यक्ति बिल लिखता है उसे कहा जाता है, तो ड्रॉवर कहते हैं। जो व्यक्ति बिल तैयार करता है, लिखता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ड्रॉवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी एक विनिमय बिल में कितने पक्ष होते हैं? तो नॉर्मल है 2 पक्ष होते हैं, एक ड्रॉवर और दूसरा ड्रॉवी। अभी हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ये 28
देखिए, ऑन 1 जनवरी 2011 एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई फॉर 20,000 फॉर 3 months, द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी। यानी कोई एक मिस्टर एक्स है, 1 जनवरी 2011 को एक्स ने वाई पर 3 माह का अवधि का एक बिल 20,000 रुपया के लिए लिखा। बिल का दे तिथि कब होगा, मैच्योरिटी डेट कब होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 4 तारीख चौथा महीना 2011। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ नेगोटेबल इंस्ट्रूमेंट? निम्न में से कौन सा विलेख विनिमय साध्य विलेख नहीं है? तो देखिए, बैरियर चेक ये हम लोग जानते हैं, बैरियर चेक है। प्रोमिसरी नोट ये भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी है, अकाउंट्स पे क्रॉस चेक ये नहीं है, खाता भुगते रेखांकित चेक ये नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी 29 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। इफ ए सेल्स गुड्स टू बी देन द बिल विल बी ड्रॉ बाय। यदि ये माल की विक्रय बी को करता है तो विपत्र लिखता है कौन बिल लिखेगा? बात समझ रहे? ये है सो सेल करता है गुड्स किसको? बी को। तो ड्राइंग कौन करेगा, लिखेगा बिल कौन लिखेगा? तो सिंपल सा बात है, कौन लिखेगा? सेलर लिखेगा, ए लिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सिंपल है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग शो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस? यानी इनमें से कौन व्यवसायी का वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करता है? फिनेंशियल पोजीशन को कौन प्रदर्शित करता है? ठीक है, इनमें से फिनेंशियल पोजीशन कौन सा अकाउंट प्रदर्शित करता है? क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो हम लोग जानते हैं बैलेंस शीट को कौन फिनेंशियल पोजीशन को कौन प्रदर्शित करता है? कौन सा अकाउंट? तो बैलेंस शीट प्रदर्शित करता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज मेड ऑन। अपर्याप्त एवं संदिग्ध ऋणों के लिए किया गया संचय होता है। तो क्या होता है? यानी कि बैड डेब्ट जो है, अपर्याप्त एवं संदिग्ध ऋणों के लिए किया गया संचय होता है। क्या होता है? किस पर मतलब एक तरह से क्रिएट होता है? तो डाउटफुल डेब्ट्स यानी बैड एंड डाउटफुल डेब्ट की पर क्रिएट होता है, तो डेटर पर क्रिएट होता है। ओके, 32 का क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ग्रॉस प्रॉफिट वाट? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? तो कैसे आएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल्स में माइनस करने पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल्स में माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड, तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट इंक्लूड नहीं किया जाता है? कौन सा अकाउंट नहीं होता है? आइए देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट ये तो इंक्लूड होता है फाइनल अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये भी होता है, ट्रायल बैलेंस ये नहीं होता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है फाइनल अकाउंट में इंक्लूड, प्रॉफिट लॉस फाइनल अकाउंट में इंक्लूड है और बैलेंस शीट भी फाइनल अकाउंट में इंक्लूड है। तो कौन सा अकाउंट इंक्लूड नहीं है फाइनल अकाउंट में? तो ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक इज सो इन, यानी प्रारंभिक रहतिया दर्शाया जाता है। ओपनिंग स्टॉक को किस अकाउंट में लिखते हैं? तो आप जानते हैं ओपनिंग स्टॉक को किस अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट को। चाहे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हो चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड में लिखते हैं? तो डेबिट साइड में। अगर यदि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रहता है तो क्लोजिंग स्टॉक भी किस अकाउंट में हम लोग लिखते हैं, शो करते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट में, बट किस साइड में? क्रेडिट साइड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए सिचुएशन क्या है। एक हम लोग को चार्ट दिया हुआ है जिसमें से 36 से लेकर 42 तक क्वेश्चन सॉल्व करनी है।
आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग ट्राई बैलेंस आंसर क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक सॉल्व करनी इस चार्ट के माध्यम से। आइए इस चार्ट को समझते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए डेबिट बैलेंस में क्या क्या दिया हुआ है, कर अ प्लांट 40,000 का ट्रक 25,500, फर्नीचर 6,000, डेटर 35,000, परचेज 80,600, रिटर्न इनवर्ड 1,300, रेंट 1,750, एडवर्टाइजमेंट 9,000, कैश 8,500, स्टॉक 14,000, वेजेस 15,000, क्रेडिट में क्या है, कैपिटल 67,250 रुपीज़, क्रेडिटर 7,500, रिटर्न आउटवर्ड 600 और लास्ट में सेल्स है कितना का, सेल्स है 1,61,300। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 36 नेट सेल निकालना है। तो नेट सेल कैसे फाइंड आउट होता है, नेट सेल कैसे फाइंड आउट होता है, तो सेल्स में माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। नेट सेल कैसे फाइंड आउट होगा, तो सेल्स में माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। याद कर लीजिए फार्मूला, नेट सेल कैसे फाइंड आउट होगा, सेल्स में माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स में माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। वेरी गुड। आइए देखिए सेल्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सेल्स कितना दिया हुआ है, 1,61,300, 1,00,000 सॉरी 1 सेकेंड 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके चलिए स्टार्ट क्या है, सेल्स कितना दिया हुआ 1,61,300। आइए 1,61,300 ठीक है। और सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न देखिए यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड 1,300 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड 1,300 यानी सेल्स रिटर्न है, विक्रय वापसी, विक्रय वापसी 1,300 माइनस करिए और बताइए इसका 0 और 1 0 और 6 और 1 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट 10%। बताइए प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट पीछे हम लोग देखें कि बैड डेब्ट यानी डाउटफुल डेब्ट किससे किसके ऊपर क्रिएट होता है, तो डेटर के ऊपर, डेटर खोजिए और 10% वहाँ चार्ज करिए और देखिए कितना क्रिएट डेटर होता है 35, 35 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, डेटर कितना है 35,000, 35,000 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 0 1 0 यहाँ पे और 1 0 ये इधर वाला कट गया, सॉरी एक यहाँ कट गया, तो कितना आ गया 3,500, ये आंसर हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कितना आ जाएगा 3,500 ऑप्शन नंबर 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38 रेंट इज पेबल एट 200 पर मंथ, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पेड कितना करना है 200 रुपया पर मंथ, तो 12 महीना के लिए कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 2,400 रुपया हो जाएगा। बट आप रेंट पेमेंट कितना करें, यहाँ चार्ट से देखिए आ जाएगा समझ में। देखिए रेंट यहाँ पेमेंट कितना हो रहा है, फटाफट आप सॉल्व करके कमेंट करिए और कमेंट में करके बताइए कि कितना होगा, जल्द फास्ट, वेरी गुड। ओके चलिए देखिए एक बार देख लीजिए कितना हो जाएगा, 200 इंटू 12 महीना का 0 है, 12 दूना 2,400, ओके 2,400। रेंट पेड कितना कर रहे थे, ओहो यहाँ देखिए रेंट पेड कितना कर रहे हैं पेमेंट, दिख रहा है ना, रेंट पेड कितना पेमेंट कर रहे हैं 1,750, रेंट पेमेंट कितना हो रहा है, रेंट पेमेंट हो रहा है 1,750, ओके रेंट पेमेंट कितना हो रहा है 1,750, ठीक है। तो 2,400 रुपया हम लोग का होता है रेंट बिल, बट यहाँ पेमेंट कितना किया जाए 1,750 माइनस कर दीजिए कितना आएगा 0, 10 में 5 तो 5 हो गया, यहाँ पे कितना 13, 13 में 7 तो 6, ठीक है, और यहाँ पे कट गया 650, कितना आएगा 650। देखिए ऑप्शन में कौन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा
650। ऑप्शन नंबर आपका बी। ओके, 650। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किनका किनका सही है कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। बताइए, प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 5%, इसका आंसर कमेंट करके आप फास्ट बताइए, हमसे फास्ट। जब तक हम बताते हैं मेरा से पहले आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, देखिए 40,000 है, 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहीं से निकाल दीजिए। 5% निकाल दीजिएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा, 5 चौक 20, 2,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइए, 39 का ऑप्शन नंबर सी सही है जवाब होगा। 40, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 20% पर ईयर। इसका आप लोग फाइंड आउट निकाल करके बताएंगे। ठीक है, हम ही को बताना है, आप लोग पहले फाइंड करिए, निकालिए और कमेंट में करके बताइए। ठीक है, चलिए तब तक हम बताते हैं 41, वेजेस विल बी शो इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, या बोथ ए एंड बी दोनों, या नॉन ऑफ दिस। कह रहा है कि वेजेस जो है, मजदूरी जो है को दर्शाया जाएगा, कहाँ पे दर्शाया जाएगा, तो वेजेस आप जानते हैं वेजेस किस अकाउंट में दर्शाया जाएगा, तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, किस अकाउंट में जाएगा, तो किस अकाउंट में जाएगा, ये बैलेंस शीट, सॉरी वेजेस विल बी शो इन किस अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट 41 हो गया। 42 क्रेडिटर विल बी शो इन। अब क्रेडिटर किस अकाउंट में शो होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो होगा, ये बैलेंस शीट में शो होगा। ऑप्शन नंबर बी, 42 का ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिटर विल बी शो इन। क्रेडिटर कहाँ पे शो होता है, तो बैलेंस शीट में। 41 क्या था, वेजेस विल बी शो इन। वेजेस कहाँ पे शो करेगा, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। चलिए इसका आप कंप्यूट किए आप लोग, कितना आया बताइए, कितना आया। ओके, वेरी गुड। चलिए हम चेक करके बताते हैं कितना आता है। देखिए कैपिटल पहले आप चेक करिए कि कैपिटल है कितना, और कितना परसेंट, 20% निकालनी है। आप लोग आंसर मैच करेंगे। कैपिटल देखिए यहाँ पे कितना कैपिटल है, 67,250 रुपीज़, इतना कैपिटल है, 67,250 रुपीज़। 20% इंटरेस्ट मिलता है, 20% इंटरेस्ट मिलता है। 2 जीरो एक खलास, 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे खलास। सिंपल गुना करना है, 5 दूना 10 के जीरो हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, और 6 दूना 12 और 1 13, 13,450। किसका किसका आंसर है। अब जिनका भी आंसर सही है वो यस कमेंट करेंगे, ठीक है, कि मेरा सर सही हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए, 13,750 है ना। और क्वेश्चन नंबर कितना है, 40 का ना, 13,450। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये 41 हो गया है, 42 भी हो गया है। 43, द फुल फॉर्म ऑफ DBMS इज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताइए। डेटाबेस मैसेजिंग सिस्टम है, और दूसरा में है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। तीसरा वाला भी नहीं होगा, डिजिटल बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी नहीं होगा, डिजिटल बेस मैसेजिंग सिस्टम, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 43 का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 44, हाउ मेनी बीट्स मेक ऑन बाइट। कितने बीट से एक बाइट का निर्माण होता है, तो 8 बीट का एक बाइट
तैयार होता है। 90% स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। कम्पिटिटिव में ये क्वेश्चन हमेशा और लगातार पूछी जाती है हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में। आइए, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, यानी कंप्यूटर का बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा क्या है, एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी यानी शुद्धता, है ना, शुद्धता, ये मतलब किसी भी डेटा का एक एक्यूरेसी देता है, निकाल के रिजल्ट सही देता है, ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। www स्टैंड्स फॉर, यानी www का अर्थ क्या है। अगर इसका जवाब जो है आपको ही देना है कमेंट करके, क्योंकि 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं एग्ज़ाम में, और हम नहीं चाहते कि आप लोग गलत करें, ठीक है। इसका स्टार कर लीजिए, ओके, ये स्टार हो गया आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से भी है और हम लोग का यहाँ पे भी है, ठीक है। देखिए www का अर्थ क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी ये कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। www का अर्थ क्या होगा, वर्ल्ड, यानी फुल फॉर्म कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ल्ड होल वेब दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है वेब वर्ल्ड वाइड दिया हुआ है, तो ये सब नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 46 हो गया, 47। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज, है ना। 48, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। नेक्स्ट है, लास्ट है, अच्छा एक दो क्वेश्चन और है। 49, विच इज़ एन इनपुट डिवाइस, यानी इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है, तो प्रिंटर नहीं है, फैक्स भी नहीं है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, हम लोग टाइप करते हैं तो ये इनपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस कौन हो गया, ये स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट है 50 नंबर, CPU। तो इसका हम लोग जानते हैं फुल फॉर्म, CPU का क्या है, कमेंट करके बताएंगे। CPU का फुल फॉर्म आपको हम देते हैं टाइम, CPU का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्राइमरी यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, बताइए कौन सा होगा। चलिए तो इसका जवाब सही है, ओके, वेरी गुड, ओके, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए हम लोग का क्वेश्चन 50 कंप्लीट हुआ।